नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात झारखंड में बड़े लॉकडाउन की। तो झारखंड में 3 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत हो गई है। कल सुबह 6 बजे से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़कर दूसरे सभी दुकानें खुल सकेंगी। सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर नहीं खुलेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अनलॉक को लेकर सलाह मांगी थी और लोगों से मिली सलाह के आधार पर अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही जिले में यात्रा के लिए ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। हम कोई भी ऐसी असावधानी नहीं करेंगे कि जिस असावधानी के कारण हमको फिर से उस कोविड की विभीषिका को फिर से हम स्प्रेड होने का मौका नहीं देंगे। और इसी के लिए मैं सभी आमजनों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रशासन ने और जो आपदा प्राधिकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि हम आप सारे लोग मिलकर इस कोविड-19 की इस महामारी से अपने राज्य को बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड की जनता बहुत ही समृद्धशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेती है और हम सभी लोग मिलकर इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेंगे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया। हालांकि रांची समेत 9 जिलों में जहां सख्ती बरकरार रखी गई, तो वहीं कम संक्रमण वाले 15 जिलों में ढील भी दी गई है। राजधानी में लोगों ने ई पास का अनिवार्यता खत्म करने पर खुशी जाहिर की और साथ ही राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस का स्वागत भी किया। रांची के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। हम इस समय कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो नए अनलॉक 1 में जो नियम लागू किए गए हैं, लोग उनसे कितने सहमत हैं। अस्पताल में जगह नहीं थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो सरकार का प्रथम दायित्व है नागरिकों की रक्षा करना। अब लॉकडाउन लगने के बाद में कोविड की संख्या कम हुई है, तो अब दूसरी समस्या आ रही है आजीविका की। अब सरकार का ये भी दायित्व है कि लोगों को रोजी रोटी भी चलते रहे। लेकिन जहाँ संक्रमण नहीं है, यहाँ ज़्यादा संक्रमण की संख्या घट रही है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तीसरा लहर की संभावना भी अभी देखी गई है, तो राज्य सरकार के पास चुनौती भी है, क्या कि जीविका और जीवन दोनों देखना है। उसके अकॉर्डिंग 2 बजे तक जो गाइडलाइन 9 जिला के लिए है वो बहुत अच्छी है। का साथ आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता हित में है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन एक है कि जो हम जैसे जो रोज़मर्रा काम करने वाले हैं, जैसे जेवर दुकान हो गए, कपड़ा दुकान, उनको कुछ छूट देनी चाहिए थी सप्ताह में 2 या 3 दिनों की, जिससे कि हम लोगों की आजीविका चल सके। और कुछ थोड़ा समय में परिवर्तन करना चाहिए था, 2 से 5 करना चाहिए था। सरकार को कम से कम हमारा ये सुझाव है कि कुछ बढ़ाए इसमें। राज्य के 24 जिलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही लोग कारोबार कर सकेंगे और उसके बाद लॉकडाउन लागू रहेगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि जैसे जैसे ये आपको लॉकडाउन जो है उसमें अभी जो ढील दी जा रही है, सख्ती भी कुछ जिलों में की जा रही है, वो वास्तव में संक्रमण के लिहाज से की जा रही है और लोगों को उसमें लाभ भी नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में बेहतर असर भी दिख रहा है। राज्य में कल केवल 609 कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं 1449 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। कल राज्य में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। इसमें राजधानी रांची में 2 संक्रमित लोगों ने दम तोड़ा। तो वहीं राहत की बात रही कि राज्य के 18 जिलों में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। संक्रमण की घटी रफ्तार और स्वस्थ होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से झारखंड में 8058 ही एक्टिव केस रह गए। और इसी के साथ झारखंड का रिकवरी रेट जो है 96.14% पहुंच गया, जो देश के रिकवरी रेट से 4% ज्यादा है। और अब बात चिट्ठी पर हो रही सियासत की। टीकाकरण को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका देने का आग्रह किया है। लेकिन इस पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है।
बीजेपी ने कहा कि बड़बोले मुख्यमंत्री की पोल खोल गई है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी पर सियासत गर्मा गई है। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर राज्य के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि मुफ्त टीका देने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पीएम को लिखी इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बड़बोले मुख्यमंत्री की पोल खुल गई है। जब ग्लोबल टेंडर करने की जो मुख्यमंत्री बात करता हो, जो सरकार बार बार ये कहती है और बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम 18 से जो ऊपर के लोग हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे, फिर अचानक ये पत्र लिखना ये समझ से बिल्कुल परे है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने को लेकर सीएम का बचाव किया है। यह देश संघीय ढांचे पर टिका है और फेडरल स्ट्रक्चर की सुप्रीम बॉडी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपनी पीड़ा को फेडरल स्ट्रक्चर के सुप्रीम बॉडी से अगर आग्रह करते हैं तो ये जायज है। तो जब आपने बजट में प्रावधान किया था तो वो राज्यों को मिलना चाहिए। अब हम 1100 करोड़ रुपया या 1200 करोड़ रुपया कहां से लेकर के आएंगे? कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हमेशा केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती है। सवाल ये है कि अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं थे तो 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा क्यों की? अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बारहवीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के विद्यार्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने जहां जिंदगी को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका मानना है कि अगर परीक्षा होती तो उन्हें औसत से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलते। रांची के डीएवी गांधीनगर के छात्र छात्राओं से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के जो छात्र हैं जो इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे वो क्या सोच रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि इस बार जो 12वीं की परीक्षा रद्द हुई है आप क्या सोच रहे हैं? तैयारी कैसी थी आपकी? आप कैसे इसको ले रहे हैं? मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाई चल रही थी और जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले लिया गया। क्या परीक्षा का डर था कहीं मन में? डर तो था, उससे ज़्यादा डर इस बात का था कि कोरोना ना हो जाए। सर तैयारी तो काफ़ी अच्छी कर रखी थी और डर भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था क्योंकि कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उस हिसाब से एग्ज़ाम होना काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने सही फैसला लिया। कितने % आपने उम्मीद कर रखी थी कि आपको मिलता? 90% से अबव तो ज़रूर जाता। हाँ। लेकिन सीइंग द सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड इट्स नाइस। 12th के बाद लाइव डिसाइडिंग इवेंट होता है सर, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होता है कि कहाँ पे क्या लेना है सर, तो उसके हिसाब से तो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद तो ज़्यादा नंबर। आप मायूस हैं कुछ? यस सर एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होना चाहिए सर, कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला। कल तक सब जगह था कि 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का पेपर होगा सर, तो उसके हिसाब से तो कैंसिल नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, कितना % मार्क्स था आपका मैट्रिक में? मेरे मैट्रिक्स में 95% थे। और इस बार अगर आप परीक्षा देते तो क्या उम्मीद थी? 95 से बढ़ते ही कम नहीं होते क्योंकि तैयारी ज़्यादा अच्छी थी। सर अभी जो परफॉर्मेंस जो छात्राओं का अब जो मार्किंग की बात आ रही है आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सबसे पहले है कि जो गवर्नमेंट में निर्णय लिया है मैं उसको स्वागत करता हूँ और एज ए टीचर मैं ये कहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है लाइफ। स्वस्थ जीवन बहुत ज़रूरी है। आगे बच्चों के लिए एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम आएंगे तो उनको बच्चों लोग को भी मायूस नहीं होना है। और कोई भी स्कूल का जितना भी स्कूल का हम देखते हैं रिजल्ट देखते हैं, हर साल रिजल्ट अच्छा होता है, तो इसलिए इस बार भी रिजल्ट अच्छा होगा और बच्चों को अच्छा फल मिलेगा। और रही जैसा कि शिक्षक ने साफ बताया कि जो छात्र हैं उनको मायूस नहीं होना। जिंदगी एक रेस है और उस रेस में रास्ते में कई परीक्षाएं आएंगी और विद्यार्थियों को उस परीक्षाओं में खुद को साबित करना है। फिलहाल जिंदगी बचानी है और केंद्र का जो फैसला है सभी उसकी सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड में आईएएस तबादले का खेल निराला है। हेमंत सोरेन सरकार के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में कई आईएएस अधिकारियों का अब तक एक से ज्यादा बार तबादला हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि या तो तबादले की वजह आईएएस अधिकारियों की नाकाबिलियत है या कोई और बात। वहीं बीजेपी इसे तबादला उद्योग से जोड़कर देख रही, जबकि जेएमएम बचाव की मुद्रा में है। क्या झारखंड के आईएएस नाकाबिल हैं? क्या झारखंड के आईएएस अधिकारी नॉन परफॉर्मर हैं? क्या आईएएस अधिकारियों को विभागीय समझ नहीं है? क्या तबादले के नाम पर खेल चल रहा है? ये तमाम सवाल तब उठने जायज हैं जब झारखंड की हेमंत सरकार में बार बार तबादले का खेल चल रहा हो। बार बार सचिव स्तर के अधिकारी बदले जाने से सरकार की विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। यूं कहें विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लेकिन तबादलों के आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है जैसे सरकार आईएएस अधिकारियों के बीच कोई खोज कर रही हो। एक नजर डालते हैं अधिकारियों के तबादले पर। अरुण कुमार सिंह 17 जनवरी 2020 को जल संसाधन विभाग से खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग के विकास आयुक्त के पद पर तबादला। 20 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार। सुनील कुमार 17 जनवरी 2020 को भवन निर्माण विभाग से योजना सह वित्त विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को भवन निर्माण विभाग का प्रभार। प्रवीण कुमार टोप्पो 17 जनवरी 2020 को परिवहन विभाग से उद्योग विभाग में तबादला। कुछ ही दिनों में उद्योग विभाग से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में तबादला। प्रशांत कुमार 17 जनवरी 2020 को वाणिज्य कर विभाग से पंचायती राज में तबादला। 14 मई 2020 को पंचायती राज से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तबादला। विनय चौबे 12 फरवरी 2020 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में तबादला। 14 मई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रभार। 25 सितंबर 2020 को ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार। के खंडेलवाल 14 मई 2020 को योजना सह वित्त विभाग से विकास आयुक्त बने। 7 अप्रैल 2021 को विकास आयुक्त से उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादला। अमरेंद्र प्रताप सिंह 14 मई 2020 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वन पर्यावरण विभाग में तबादला। 4 फरवरी 2021 को राजस्व परिषद में तबादला। अविनाश कुमार 14 मई 2020 को ग्रामीण विकास विभाग से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को ऊर्जा विभाग का प्रभार। हिमानी पांडे 14 मई 2020 को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से वित्त विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। आराधना पटनायक 14 मई 2020 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में तबादला। 28 मई 2021 को वाणिज्य कर विभाग में तबादला। झारखंड में लगातार तबादले का दौर जारी है। यहां अधिकारियों के तबादले को एक उद्योग के तौर पर देखा जाता है। मुख्य विपक्षी दल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सत्ताधारी दल जेएमएम के नेता सरकार के बचाव में खड़े हैं। हम लोग ने तो बार बार कहा, शुरू से कह रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग सा बन गया है। आप सबको पहले भी पता होगा, कई एक डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है और उसी दिन रद्द भी हो जाता है। तो ये आम बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो लेन देन है उसी में चल रहा है। हर लोग पूरा सर्वत्र चर्चा है। कतई उचित नहीं है। मेरा यह मानना है कि कप्तान को अपनी टीम को चुनने का और कप्तान को अपनी टीम के विभिन्न प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशन पर खिलाने का अधिकार है और यह अधिकार सुनिश्चित रहना चाहिए। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में अगर 1500 के करीब छोटे बड़े तबादले हुए हों तो इसे क्या समझना चाहिए, खासकर तब जब सरकार गठन के बाद से ही कोरोना संक्रमण का काल चल रहा हो। कुछ विभागों को छोड़ दें तो दूसरे विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। ऐसे में सवाल उठते हैं तो सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां गांडेय प्रखंड के बेलाटांड़ गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि शंकर वर्मा अपने माता पिता के साथ बचपन से ही अपने मामा के यहां रह रहा है, लेकिन अब उनके मामा उन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। हालांकि शंकर वर्मा ने घर और जमीन छोड़ने से मना कर दिया, जिसको लेकर शंकर के मामा ने शंकर के घर पहुंचकर दोनों में पहले बहस हुई और देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में उतर गई। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और लात घूंसे की बारिश होने लगी। इसमें शंकर की मां को पेट में गहरी चोट लगी है, जबकि शंकर की बहन घायल हो गई है।
और एजाज अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज, क्या था ये पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त मारपीट हो रही है यहां तो। एजाज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं। एजाज, क्या था ये मामला और क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? सर, मामला ये था सर कि दो पक्षों में आज जमीन विवाद को लेकर मारपीट शुरू हो गई है, जिसमें से दोनों पक्षों में लाठी डंडे व लात घूंसों का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद एक पक्ष में लगभग 3 लोग घायल हो गए हैं और इसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे लाया गया है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोई लोग डॉक्टर यहाँ पे नदारद है, जिसे लेकर के एक पक्ष के लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे परिजन चोटिल हैं और डॉक्टर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो एक पक्ष ने गांडे थाना में जाके कंप्लेन किया है और पुलिस पहुंच चुकी है वहां पे। एजाज, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ शख्स जो हैं किसी दूसरे के घर में घुसे हैं और घर में आकर मारपीट की जा रही है। जी, जिसके घर में घुसे हैं उनके मामा लोग ही अपने भागना को घर में आए हैं और उसे घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके मामा लोगों का कहना है कि आप हमारे घर में बहुत दिन से रह रहे हैं, अब आप लोगों को चले जाना चाहिए। लेकिन जो उसके भागना है शंकर, जिसके घर में उसके मामा लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम बचपन से यहीं पे पले बढ़े हैं, हम अपना जमीन और घर नहीं छोड़ेंगे। जिसे लेकर के दोनों पक्षों में तूतू में हुई और ये बातचीत होते होते, बहस होते होते ये मारपीट में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों की तरफ से बिल्कुल ये मारपीट दर्शा रही है कि जमीन के विवाद को लेकर कैसे एक परिवार के 2 लोग आपस में भिड़े हैं। मामा भांजे के बीच की लड़ाई है ये, जमकर लाठी डंडे चले हैं। हालांकि एक महिला को चोट भी आई है, उसका इलाज चल रहा है और ये मामला जो है थाने भी पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका। साहेबगंज के रांगा थाना इलाके में 22 मई को गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। बरवा एसडीपीओ ने कहा कि महिला का पति कोलकाता में रह रहा था। ऐसे में 4 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और जब महिला ने इसका विरोध किया, पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की बात कही तो आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इधर रांची में 400 केसों में से मात्र 60 केसों का निपटारा हो सका है। प्रदेश भर के थानों में लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर स्पेशल 40 का गठन किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद में महज 60 केसों का ही निपटारा हो पाया। पूरे मामले में रांची के सिटी एसपी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से केसों के निपटारे में काफी वक्त लग गया। देखिए, मार्च के पहले महीने में यह जो टीम है जो पुराने केसेस का अनुसंधान कर रही थी, उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1 महीने तक लगातार इस टीम ने काम किया, तभी इनको जो आदेश था उसमें स्पष्ट था कि इनको किसी भी विधि व्यवस्था ड्यूटीज में नहीं लगाना, उनको उससे वंचित रखना है। 1 महीने में इन्होंने 60 केसेस का जो है निष्पादन किया है, जो कि मुझे लगता है जिस स्थिति में वो वैसे कांड थे, काफी पुराने कांड थे, वो काफी सराहनीय है। कुछ और खबरें